नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यह आपके सिलेबस में नाम दिया हुआ है, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका अर्थ होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या रही। ये अपने आप में एक लंबी क्लास है दोस्तों, इसलिए इस पार्ट को हम कई क्लासेस के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कम से कम 8 से 10 क्लासेस इसके ऊपर आएगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है इस टॉपिक पर, उसमें पहला टॉपिक आपका होगा गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जीवन परिचय जानते हैं कि किस प्रकार से एक आम व्यक्तित्व, किस प्रकार एक आम शख्स जो है वो शख्सियत बन जाता है, उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय। आज का टॉपिक हमारा होगा गांधी जी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, और इस सामान्य परिचय में स्पेशली मैं उन चीजों पर ज्यादा बल दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती है। उन पॉइंट्स को ज्यादा डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी का जीवन जो है 1869 से लेकर 1948 1948 तक, सबसे पहले हमने ये पॉइंट डाला, इनका जीवन सार जो है गांधी जी का। अब सामान्य परिचय हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मोहनदास करमचंद गांधी आधुनिक भारत के इतिहास की नहीं, वैश्विक इतिहास की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन किया, एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि आज भी अहिंसा का नाम जब जब होगा तब तब गांधी जी को याद किया जाएगा। तभी तो कहते हैं कि दे दी आजादी हमें, दे दी आजादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। निश्चित रूप से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहने वाले गांधी जी ने किस प्रकार से कमाल किया, किस प्रकार सत्य और अहिंसा के इस पुजारी ने, किस प्रकार शर्मिले स्वभाव के इस व्यक्तित्व ने दुनिया में एक नई छाप छोड़ दी। आज हम उस शख्सियत के बारे में सबसे पहले उनके जीवन परिचय को समझना चाहेंगे, और फिर उसके बाद गांधी जी के स्थानीय आंदोलन, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 11 सूत्री मांगे, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तृत अध्ययन करके और एक एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है उसका विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब सबसे पहले सामान्य परिचय में सबसे पहले हम चाहेंगे कि गांधी जी का जन्म जो है, आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इस दिन गुजरात की काठियावाड़ रीजन में पोरबंदर नामक जगह पर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ, जिन्हें इतिहास में हम गांधी जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी के फादर जो है, इनके पिता जो है करमचंद गांधी, करमचंद गांधी जो है ये एक पढ़ा लिखा परिवार था, और करमचंद गांधी जो है ये बेसिकली राजकोट की एक छोटी सी रियासत थी। उस छोटी सी रियासत के दीवान के पद से वो अपना कैरियर शुरू करते हैं, और फिर वो कई स्थानों पर दीवान के पद पर रहते हैं। दीवान रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किसी रियासत का सबसे इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था। इससे यह तो तय हुआ कि गांधी जी जो है वे उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थे।
मतलब अच्छा संपन्न परिवार उनका था। उनकी माँ जो है पुतलीबाई थी, और इनकी माँ जो थी इनकी पिता की चौथी पत्नी थी। माँ का नाम जो था बेसिकली पुतलीबाई था। और आप लोग ध्यान रखना, पुतलीबाई जो है ये बेसिकली हिंदू समाज के अंदर ही जो वैश्य परिणामी समुदाय होता है उस वैश्य परिणामी समुदाय से थी, और ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी, जिसका असर जो है वो बेसिकली गांधी जी पड़ा। मैं तो पुतलीबाई को, गांधी जी की मां को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया। दोस्तों ध्यान रखना, गांधी जी जो है जब गांधी मात्र 13.5 वर्ष के थे उस समय इनकी शादी जो है वो बेसिकली कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया। कस्तूरबा से इनकी शादी हुई और इनकी टोटल 5 संतान होती है। 13.5 वर्ष की आयु में गांधी जी शादी हुई, और इस शादी कब होती है? 1883 में, जब गांधी जी मात्र 13 साल के थे तब इनकी शादी जो है वो उनसे बड़ी, मतलब कस्तूरबा की एज जो है वो उस समय बेसिकली 14 ईयर्स थी और गांधी 13.5 साल के आसपास थे। उन समय इनकी शादी हो जाती है। गांधी जी के टोटल 5 संतान, जिसमें एक संतान की डेथ हो गई थी, और जो 4 थे उनमें एक नाम आता है हरिलाल गांधी का, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी का। ये एक सामान्य परिचय के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा है, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा बेसिकली पोरबंदर से ही होती है। आरंभिक शिक्षा उनकी पोरबंदर से हुई, और हाई स्कूल की जो एजुकेशन है उनकी, हाई स्कूल की एजुकेशन वो बेसिकली होती है राजकोट से। और उसके बाद अहमदाबाद से वो मैट्रिक्स की परीक्षा पास करते हैं। अहमदाबाद से मैट्रिक्स की परीक्षा पास करते हैं, और मैट्रिक्स की परीक्षा पास करने के बाद कहते हैं गांधी जी भावनगर गए, और वहाँ भावनगर में उन्होंने श्यामल दास कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया था, और श्यामल दास कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ भावनगर में उनका मन नहीं लगता था, और गृह वियोग के कारण वो वापस आ जाते हैं। 1887 में हालांकि मैट्रिक्स उन्होंने पास कर ली है। 1887 के अंदर वो 1887 में वो मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेते हैं। और उसके बाद जब गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उनके परिवार के कुछ मित्रों ने सलाह दी कि पढ़ने में वैसे है तो होशियार ही है, आपको इससे बैरिस्ट्री करने के लिए, वकालत करने के लिए ब्रिटेन भेजना चाहिए। उस समय गुजरात और बंगाल के कई बच्चे वकालत करने के लिए ब्रिटेन जाते थे। लेकिन यहां पर यह तो हमें तय करना पड़ेगा ना कि वकालत करने के लिए उस समय लंदन वो ही जा सकता था जो पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न था। तो कहीं ना कहीं वो संपन्नता यहां झलक रही है। और आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी जो है वो बेसिकली 1888 में, 1888 में गांधी जी वकालत करने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन को हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन चले जाते हैं, और वहां पर उन्होंने पाश्चात्य जीवन को बहुत नजदीक से जिया भी और देखा भी। और कुल मिला के दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1891 में, 1891 में गांधी वकालत करके वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन जब भारत वापस आए तो एक चीज की कमी उन्हें खली, अब उनकी मां घर पे नहीं थी, मतलब मां का निधन हो चुका था। 1891 में गांधी जी जब भारत आए तो गांधी ने सोचा कि अगर मैंने राजकोट के अंदर ही प्रैक्टिस की तो लोग कहेंगे ओहो लंदन से पढ़ गया और यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, 1891 के अंदर, 1891 में गांधी जी वकालत करने के बाद जो है वो बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो, उस समय बॉम्बे में हाई कोर्ट था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, और उनका जो गुजरात था उससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। अब जब आपको पता है कि जो वकालत का पद होता है, वकील का जो पद होता है, वन ऑफ द टफेस्ट पोस्ट, सबसे कठिन कामों से एक काम वकालत करना भी है। और गांधी शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए कहते हैं कि वहां पर बॉम्बे में उनका मन अधिक नहीं लग रहा था, और वकालत के इस क्षेत्र में भी वो ज्यादा कोई फेमस वहां पर नहीं हुई। हालांकि
अगर कोई व्यक्ति उस जमाने में बैरिस्ट्री की डिग्री अगर लंदन से लेकर आता था तो उसकी इमेज कुछ अलग ही हुआ करती थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ज्वाइन करने के बावजूद भी गांधी जी को यहां पर सफलता नहीं मिली, और जब सफलता नहीं मिली तो गांधी जी बॉम्बे हाईकोर्ट छोड़ करके, वैसे बहुत कम होता है कि हाईकोर्ट छोड़ करके आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, गांधी जी जो है वापस राजकोट आ जाते हैं और राजकोट में वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि ये समय गांधी जी के लिए बड़ा कठिन समय था। वो राजकोट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ करके आम आदमी जो कोर्ट में आता था उसकी अर्जियां अर्थात एप्लीकेशंस लिखा करते थे, और कई लोग गांधी जी को ताना मारते थे कि ओहो यार, लंदन से पढ़ के आए और राजकोट में अर्जियां लिख रहे हो, यही काम बाकी रह गया। ये जो लोगों के जो ये आलोचनाएं जो थी, इससे गांधी काफी आहत थे, और कहते हैं ना कि जिंदगी में हर व्यक्ति के एक साल ऐसा जरूर आता है जब उसकी किस्मत जागती है। इसी क्रम में एक घटना आप लोग ध्यान रखना, 1893 में गांधी जी की किस्मत जागी। गांधी जी की किस्मत जागी और गुजरात की एक व्यापारी थी, गुजरात की एक व्यापारी थी जिनका नाम था अब्दुल्ला, और उन अब्दुल्ला की जो कंपनी थी वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी। अब्दुल्ला की जो कंपनी थी ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में काम कर रही थी। साउथ अफ्रीका में एक कंपनी काम कर रही थी, और जब साउथ अफ्रीका में एक कंपनी काम कर रही थी तो गांधी जी को इस कंपनी ने 2 साल के अनुबंध दिया कि आप हमारी फर्म के लिए काम कीजिए। इसी को कहते हैं किस्मत का जागना। लेकिन किस्मत जागे और जिस समय जागे उसी समय मौका मिलते अगर आप चौका लगा देते हो तो आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर जाता है। इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना, 1893 में गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल्ला की कंपनी के अनुबंध के तहत गांधी गुजरात से साउथ अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका वो गए तो थे मात्र 20 दिन के लिए, वो मात्र 20 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो 21 वर्ष रुक जाते हैं। हालांकि बीच में आते रहे, लेकिन 21 इयर्स तक वो गांधी जो है साउथ अफ्रीका में रहे। 1893 में जब गांधी साउथ अफ्रीका में जाते हैं तब उनकी एज जो है वो बेसिकली 24 वर्ष के गांधी उस समय थे जब वो साउथ अफ्रीका मूव करते हैं, साउथ अफ्रीका की ओर मूवमेंट करते हैं। उस समय उनकी एज जो है वो बेसिकली 24 वर्ष थी। अब एक भारत का एक शानदार वकील मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, और गांधी जी को इस बात का भान हो जाता है कि साउथ अफ्रीका इज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और उपनिवेश के लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन जब तक कोई चीज अपने अंदर नहीं बीतती है हमें उसका आभास पूरी तरह से नहीं होता है। अब हुआ क्या कि एक घटना उनके जीवन को अंदर तक जगाती है, वो है 7 जून 1893 की घटना। 7 जून 1893 घटना, जब गांधी जी जो हैं बेसिकली डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, डरबन से प्रिटोरिया जब वो जा रहे थे तो वो यात्रा किस चीज से कर रहे थे? तो बेसिकली ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे, और ट्रेन में जो फर्स्ट टियर होता है, फर्स्ट क्लास जिसको हम कहते हैं, उस फर्स्ट टियर के डिब्बे में वो गांधी बैठे हुए थे। और उस जमाने में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि चूंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेज काले लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे, जिसको हम कहते हैं एथनिक पार्शियलिटी। जब काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे और गांधी जी उस फर्स्ट टियर के डब्बे में बैठे हुए, जिसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो जैसे ही वहां पर
जो टीटी था उसकी नजर गांधी पे पड़ी तो उसने तुरंत कहा, ओ मैन, वाई आर यू हियर, आप यहां पर क्यों हैं? और कहते हैं दोस्तों, गांधी ने सोचा कि मैं तो एक बहुत बड़ा वकील हूं, लेकिन उसने आओ देखा न ताओ, और उन्हें डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक स्टेशन आता है जिसका नाम था पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन। पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन आता है और इस स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया जाता है। पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन, आप लोग नाम याद रखना, इसी स्टेशन पर गांधी जी को उतारा जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि नस्लीय भेदभाव की वो पहली घटना, जिस घटना ने गांधी को अंदर से जगा दिया, वो घटना पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन की थी, जहां पर उनको उतार दिया जाता है। और यहीं से ध्यान रखना, गांधी के अंदर जो सोया हुआ शांत चित्त मन था वो हिलोरे लेता है। अब गांधी जो है अपने विरोध पर आते हैं और ऐसा विरोध करते हैं साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये कहते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख देते हैं। अब आप लोग ये भी ध्यान रखना कि गांधी जी की प्रायोगिक जमीन कौन सी थी? गांधी जी की प्रायोगिक जमीन कौन सी थी, मतलब प्रैक्टिकल लैंड कौन सी थी? तो दक्षिण अफ्रीका था। और आपको पता है दक्षिण अफ्रीका भी भारत की तरह न केवल ब्रिटिश उपनिवेश था, बल्कि साउथ अफ्रीका भी एक बहुसांस्कृतिक देश था, जिसमें कई धर्म, जातियां, नस्ल के लोग निवास करते हैं। अतः बहुसांस्कृतिक समाज में किस प्रकार से काम किया जाता है, ये गांधी जी ने भारत से पहले ये प्रयोग कहां पे कर लिए? साउथ अफ्रीका में। तो ये पॉइंट आप सबसे पहले याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट से, कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन प्रमुख यहां से आएंगे, उसको हम देखने का प्रयास सबसे पहले करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले कि गांधी जी, एक पेज पे हम लेते हैं गांधी जी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम कौन से थे। एक ही पेज पे लूंगा मैं और आगे तक को कवर कर लूंगा, ताकि एग्जाम के पॉइंट से आप इसको बहुत अच्छे से कर सको। ध्यान रखना दोस्तों, गांधी जी ने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों में एक आश्रम का नाम आता है फिनिक्स आश्रम। एक आश्रम का नाम आता है फिनिक्स आश्रम। और आप लोग ध्यान रखना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी कहां पर करते हैं? तो इस आश्रम की स्थापना वो डरबन के अंदर करते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट सिटी था। और जाहिर सी बात है, आश्रम की स्थापना करते हैं तो किसी न किसी उद्योगपति के सहयोग से करते हैं, किसी संपन्न व्यक्ति के सहयोग से करते हैं। तो यहां पर वो किसके सहयोग से कर रहे हैं? रुस्तम जी के सहयोग से उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन के अंदर की थी। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वो साउथ अफ्रीका में ही एक और आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। एक आश्रम था टॉलस्टॉय आश्रम। आप कहोगे सर ये आश्रम जो है बेसिकली किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था? तो एक जर्मन शिल्पकार था, एक जर्मन शिल्पकार था। उस जर्मन शिल्पकार के सहयोग से, उस जर्मन शिल्पकार का नाम था कालिन बक। और ध्यान रखना, गांधी जी को इन आश्रमों के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा था। और गोखले कहते हैं कि जितने लोग हमें भारत में नहीं मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग गांधी जी से मिलने उनके आश्रम में आते थे। बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे सर ये आश्रम कहां पर था? ये बेसिकली 1910 में स्टैब्लिश किया गया था और ये जोहान्सबर्ग में था। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने यहां पर इस आश्रम की स्थापना की थी। और आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, उस जमाने के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जो है
वो दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए थे, साउथ अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए थे। भारतीयों को यहां से मजदूरों के रूप में अंग्रेज ले गए थे और वहां पर वो बागानों में काम करते थे और वहां पर उन पर बहुत अधिक जुल्म वहां पर होते थे। तो गांधी जो है उनकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे उसको बताऊंगा। लेकिन एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखना, वो क्या दोस्तों, कि जब गांधी जी भारत आते हैं, गांधी जी भारत कब आए इसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन जस्ट यहां आश्रम की बात हो रही है। तो भारत आते हैं 1915 में। 1915 में आते ही वो अहमदाबाद के अंदर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद में वो बेसिकली एक आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में उन्होंने जिस आश्रम की स्थापना की, आप लोग दोस्तों यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, अहमदाबाद में वो एक बैरिस्टर था, जीवनलाल बैरिस्टर। इस जीवनलाल बैरिस्टर का मकान वो किराए पे लेते हैं और यहां पर जो आश्रम स्टैब्लिश किया उसे इतिहास में सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं। मतलब भारत में उन्होंने जो पहला आश्रम स्टैब्लिश किया गया था उसका नाम सत्याग्रह था। और वैसे सत्याग्रह को अलग से पढ़ेंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात अपनी बात पर अटल रहना ही सत्याग्रह कहलाता है। उसी सत्याग्रह के नाम पर गांधी जी आश्रम की स्थापना करते हैं। और वैसे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में कर लिया था, यह मैं अलग से बताऊंगा आपको 3 पॉइंट। लेकिन आपको पता होगा कि अहमदाबाद में बेसिकली प्लेग फैल गया, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया, इसलिए गांधी जो है वो अहमदाबाद से बाहर साबरमती के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 में करते हैं। अर्थात सत्याग्रह आश्रम को छोड़ देते हैं और साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के बाहर, अहमदाबाद में ही वो अहमदाबाद में करते हैं। यह घटना 1915 की है। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। 1915 में वो साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। तो ये प्रमुख आश्रम जो है फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं और एक आपका आएगा और वो क्वेश्चन होगा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया। उस संघर्ष को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा संघर्ष का उदारवादी तरीका, या मैं कह सकता हूं संघर्ष का उदारवादी चरण। संघर्ष का जो उदारवादी चरण था, इस चरण में वो शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय लोगों की आवाज को दक्षिण अफ्रीका में उठाते हैं। और ये टाइम उनका था 1894 से 1905। इस चरण में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सरकार को याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया और ऐसी नीति अपनाई जो काफी लिबरल मानी जाती है। उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी ताकि आम आदमी जो भारत का था या साउथ अफ्रीका था उसका काम किया जा सके। मतलब इस फेज को हम कहते हैं उदारवादी चरण। और इसी चरण में वो एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसको हम कहते हैं नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इसी समय की जाती है। नटाल भारतीय कांग्रेस ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो वहां पर रहने वाले भारतीयों की आवाज को उठाने में इस संगठन ने अपनी भूमिका अदा की। और ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर उन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यह क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में चलने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर जो है वो वहां पर चलाते हैं। अब उसके बाद आपका आएगा अहिंसात्मक प्रतिरोध। दूसरा आपका आएगा, दूसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं अहिंसात्मक प्रतिरोध। अहिंसात्मक
प्रतिरोध। और जो अहिंसात्मक प्रतिरोध का फेज जो है ये बेसिकली माना जाता है 1905 से 1915। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वो अपनी बात को मनवाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। अपनी बात को मनाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। सेकंड फेज के अंदर हम कहते हैं सत्याग्रह काल। ध्यान रखना, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध है इसी को इतिहास में सत्याग्रह का काल भी कहते हैं। इसी को सत्याग्रह का काल भी कहते हैं। और आपसे पूछे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो है ये बेसिकली 1906 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कब किया था? तो 1906 में। और किसके खिलाफ किया था? पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। उस समय पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध वे बेसिकली साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। यह पॉइंट आपको यहां पर लिखना है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस घटना को आप 1914 कर देना दोस्तों, क्योंकि 1915 के आरंभ में तो भारत आ जाएंगे वो। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं। ये पॉइंट जो है आपको 1914 तक याद रखना है। तो गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, पहला संघर्ष का उदारवादी चरण। जैसे हमारे जो लिबरल लोग थे, दादा भाई नौरोजी, मैंने बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले, ये किस प्रकार से अपनी बात को रखते थे? जैसे प्रार्थना पत्र लिख करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना। अगर सरकार ने वो बात नहीं सुनी तो फिर रिमाइंडर देना, स्मरण पत्र देना, या फिर डेलीगेशन भेजना। इस टाइप से गांधी जी ने अपनी बात को वहां पर रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं कह सकता हूं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका जो विदेशी धरती थी, उस विदेशी धरती पर औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व दमदार था तो उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब यहां से दोस्तों आगे बढ़ें। जब गांधी जी भारत में होंगे, गांधी जी, थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि गांधी जी जो है बेसिकली 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से फाइनली भारत आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। और साउथ अफ्रीका से जब भारत आते हैं दोस्तों, तो हालांकि 1915 में आते ही उन्होंने जीवनलाल बैरिस्टर के यहां पर अहमदाबाद में एक मकान किराए पर लेकर वहां पर एक आश्रम की स्थापना की, जिसको हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। और उनका जो 9 जनवरी का दिवस है, जो 9 जनवरी को आए थे, आज भी इस याद में हम 9 जनवरी को प्रतिवर्ष एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। एनआरआई डे के रूप में यह दिन मनाया जाता है। एक तो पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि गांधी जी ने 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए, मतलब वेस्टर्न कल्चर की पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी थी? आलोचना करते हुए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? तो आप लोग ध्यान रखना, उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज की स्थापना करते हैं 1909 के अंदर। और इस पुस्तक के माध्यम से वो बेसिकली पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हैं। ये पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। एक, जब गांधी जी भारत में आए तो भारतीय राजनीति में उस समय एनी बेसेंट काफी सक्रिय थी। और एनी बेसेंट ने गांधी जी को भारतीय राजनीति का बच्चा कहा था।
कि ये भारतीय राजनीति का बच्चा है, अभी इनको ज्यादा कुछ नहीं आता है। भारतीय राजनीति का बच्चा गांधी जी को किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने इन्हें भारतीय राजनीति का बच्चा यहां पर कहा था। वो हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे बापू कहा है सरोजनी नायडू ने, राष्ट्रपिता कहा है सुभाष बाबू ने, वो एक पॉइंट में अलग से ले लूंगा, किस किसने क्या कहा वो आपका अलग से हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जब गांधी भारत में आते हैं तो आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी 1915 में भारत आए, या मैं कह दूं जनवरी 1915 में भारत आए। अब जब गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आते हैं, तब भारत आए तो उस समय चल क्या रहा था? तो आप लोग दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, जब गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं तो वैश्विक स्तर पर उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। वैश्विक स्तर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ब्रिटेन इस वार में फंसा हुआ था, मतलब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था और ब्रिटेन को अधिक से अधिक भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। अब एक चीज आप देखिए दोस्तों, गांधी जी भारत आए तो भारत में दो चीजें हैं। नंबर एक, भारत की जनता, एक है भारतीय जनता, और दूसरा आप लोग ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार। भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारतीय सरकार भी कह सकता हूं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट भी कह सकता हूं। तो जब गांधी जी भारत आए तो होंगे बहुत बड़े बैरिस्टर, होंगे साउथ अफ्रीका के कोई बड़े लीडर, हो सकता है साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा काम किया हो, लेकिन दोस्तों गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता था। और व्यक्ति एक स्टेज के बाद अगर सबसे अधिक किसी चीज का भूखा होता है तो होता है पहचान का, आइडेंटिटी का। अब गांधी जी को भारत में कोई जानता नहीं है, जो जानता है उससे उन्होंने पहले ही साउथ अफ्रीका में पंगा ले रखा है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी अगर 1915 में भारत लौटते ही राष्ट्रीय आंदोलन में या तो कांग्रेस के किसी पद को ज्वाइन कर लेते गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोग से, क्योंकि उनके गुरु थे, या फिर वो सीधा अंग्रेजों का विरोध करते तो शायद किसी ऐसी जेल में डाल दिए जाते कि आज तक ये पता भी नहीं होता कि गांधी नाम की कोई शख्सियत भी थी क्या। इसलिए गांधी ये सोचते हैं, क्योंकि गांधी थे तो भारतीय, उनको पता था कि भारत की जनता इस प्रकार की है कि जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा तब तक कोई नमस्कार नहीं होगा। अब चमत्कार कैसे करें रातों रात? तो गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, गांधी के सामने दो है, एक भारत की जनता और एक ब्रिटिश भारतीय सरकार है। अब सपोज कीजिए कि मेरे सामने ये भारत की जनता बैठी हुई है और ये बोर्ड जो है उसको आप मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुझे गांधी मान लीजिए। और गांधी जी ने भारत की जनता से ऐसे कहा कि भाइयों और बहनों, ये वक्त है हमें अधिक से अधिक अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए अधिक से अधिक हमें ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होकर युद्ध में इनका साथ देना चाहिए। ये बात कौन कर रहे हैं? गांधी जी। ये वही गांधी है जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, और वही गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आकर अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत की जनता में तो पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना, लेकिन यह बात ब्रिटिश भारतीय सरकार ने जरूर सुनी कि ओहो, इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया है, हार्ट परिवर्तित हुआ है। और यहां से हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार के पास यह सिफारिश भेजी कि यह व्यक्ति हमारा सहयोग कर रहा है, जो साउथ अफ्रीका में हमारा विरोध कर रहा था, साउथ अफ्रीका में हमारा विरोध कर रहा था, वो हमारा सहयोग कर रहा है। और इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि ब्रिटिश सरकार ने लगे हाथी 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? 1915 के अंदर।
अब आप देखिए 1915 में तो भारत आए हैं, 1915 में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हो सकता है 1945 में, 1946 में या 1930 में गांधी को कुछ देते तो हम समझ में आ रहा है, लेकिन 1915 में केसरी हिंद की उपाधि मिलना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उस समय की ब्रिटिश सरकार के लिए गांधी जी उपयोगी थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यह हमारे गांधी जी की एक बेहतरीन रणनीतिक सोच थी कि सबसे पहले मुझे ब्रिटिश के साथ में सहयोग करना है ताकि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बना सकूं, और उसी के तहत आपको पता होगा ब्रिटिश सरकार उन्हें केसरी हिंद की उपाधि देगी और गांधी उसको कैच कर लेंगे। और जब गांधी चंपारण जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, खेड़ा जाएंगे, तो क्या ब्रिटिश प्रशासन की इतनी मजाल है क्या कि गांधी के गिरेबान में हाथ डाले? क्यों? क्योंकि केसरी हिंद की उपाधि इससे पहले या तो ब्रिटिश महारानी को प्राप्त हुई थी या फिर गांधी जी को प्राप्त हुई है। अब वो भारत के अंदर केसरी हिंद बनकर जब घूमेंगे तो जिला प्रशासन तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांधी को कुछ कहे। मतलब गांधी ने भारत में आते ही सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपनी पहचान स्थापित कर ली। अब जब चूंकि जैसे केसरी हिंद की उपाधि मिलेगी तो भारत की जनता के बीच में सिक जाएगा कि ब्रिटिश महारानी ने इनको केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। और दोस्तों कहते हैं कि गांधी जी जब 1915 में भारत में आए तब गांधी सहयोगी थे। हालांकि वो औपनिवेशिक शासन को समझते थे कि किस प्रकार ब्रिटिश भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन वो आते ही असहयोग करते तो शायद गांधी जी का दमन कर दिया जाता और गांधी नाम की शख्सियत कोई भारत में आई थी इसका पता भी नहीं लगता। इसलिए अब इससे आगे वाली क्लास में हम एग्जाम के पॉइंट से पढ़ेंगे सहयोगी से असहयोगी, कॉपरेशन टू नॉन कॉपरेशन। वो कौन से कारण थे जिन कारणों ने गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया, उसमें फिर हम एक एक चीज, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, खिलाफत, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, 1919 और असहयोग आंदोलन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज दोस्तों गांधीवादी चरण को हमने शुरू कर दिया है। आज इतना ही। कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।